सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा 186 सेक्शन तक कर लिया था। नाउ मूविंग टू सेक्शन 187। टुडे वी विल कंप्लीट आवर बीएनएसएस और साथ ही में एससी एसटी एक्ट का भी मैं एक मतलब करवा दूंगी अगर टाइम बचा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 187। ठीक है, सेक्शन 187 बात कर रहा है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कांट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, देखो हमने हमारा सेक्शन 58 इस बीएनएसएस का पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 58 पढ़ा था हमने बीएनएसएस का। वो क्या कहता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन को आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होता है। ठीक है, और ये 24 घंटे में वो ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन तो जो भी केस की होती है वो करते ही हैं। ठीक है, लेकिन अब 24 घंटे के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को लेके जाएंगे जो भी एक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट ये चीज डिसाइड करेगा क्या फर्दर कस्टडी जो पुलिस है उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, या और जुडिशियल कस्टडी जो है, क्या उस जो भी एक्यूज्ड है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए या फिर फर्दर कस्टडी जो है वो पुलिस को देनी चाहिए। बाकी तो चलो बेल वाली जो सेक्शन है वो तो अलग से आ गई कि बेल वगैरह अगर उसकी पसंद हुई, वैसे 24 आवर्स में होती कम है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस हो तो। ठीक है, तो सेक्शन 58 हमारा क्या कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद मजिस्ट्रेट ये चीज डिसाइड करता है कि उस पर्सन की जो फर्दर कस्टडी है क्या वो पुलिस को देनी चाहिए या फिर जुडिशियल कस्टडी में उस पर्सन को भेज देना चाहिए। ठीक है, और ये जो फर्दर कस्टडी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रिमांड कहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में हमारा ये जो सेक्शन है ये बात कर रहा है। दिस इज 187। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सो दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट फर्दर कस्टडी, फर्दर डिटेंशन, ठीक है, रिमांड, फर्दर कस्टडी और फर्दर डिटेंशन। ठीक है, ये सेक्शंस के बारे में बात कर रहा है हमारा 187। प्रोसीजर बता रहा है कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो फिर फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। सो व्हेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी एंड इट appears that the investigation can't be completed within the period of 24 hours fixed by section 58। सी तो यहाँ पर सेक्शन 58 हमारा आ गया। ठीक है, ये सेक्शन 58 के अकॉर्डिंगली अगर 24 घंटे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded। ठीक है, और ये चीज के प्रॉपर ग्राउंड्स हैं कि जो भी एक्यूजिशन लगी है एक्यूज्ड पे वो वेल फाउंडेड है, मतलब उसके इतनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि हाँ एक्विजिशन और इंफॉर्मेशन जो भी है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट बन रही है। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर शेल फोर्थविथ मतलब साथ ही के साथ वो ट्रांसमिट कर देगा टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी हियरइन आफ्टर स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस एंड शेल द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू सच मजिस्ट्रेट। तो क्या करेगा, एक्यूज्ड को प्लस जो भी केस डायरी उसने बना के रखी है जिसमें भी उन्होंने एंट्रीज वगैरह करी है वो दोनों ही क्या कर देगा, मजिस्ट्रेट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है जी, the magistrate to whom an accused person is forwarded, तो जिस भी magistrate को accused person forward किया गया है under this section में irrespective of whether he has or he has no jurisdiction to try the case। देखो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है 24 घंटे में। अब अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो भी है उसमें ही पेश कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्सन के पास उस केस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यही हमारे सबसेक्शन 2 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड दिस सेक्शन में irrespective whether he has or has no jurisdiction to try the case after taking into consideration whether such person has not been released on bail। ठीक है, ये चीज वो देखेगा कि बेल पे रिलीज हो चुका है वो पर्सन या नहीं हुआ है, या फिर क्या उनकी जो बेल है वो कैंसिल हो चुकी है या नहीं हुई है। Authorized from time to time the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit। time to time मतलब कि टाइम टू टाइम मतलब कि देखो मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं होता कि मजिस्ट्रेट ने एक ही बार में उसके पास है 15 दिन की कस्टडी दे दी। ठीक है, टाइम टू टाइम उस पर्सन की जो कस्टडी है वो दी जाती है। जिस भी टाइम पे उसकी कस्टडी का जो भी पीरियड है वो खत्म हो गया है उसी टाइम पे फिर उसको क्या किया जाएगा, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाएगा और बाकी सारी चीजें।
Now this thing is very important. ठीक है, for a term not exceeding 15 days in the whole or in parts of any time during the initial 40 or 60 days, out of detention period of 60 days or 90 days, as the case may be, as provided in subsection 3, and if there is no jurisdiction to try the case or committed for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक जो पोटेंशियल क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है, तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना. मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता रही हूँ इसको. लिसन, तो हमारे पास ऑफेंसेस होंगे दो तरह के. ठीक है, एक वो वाले ऑफेंसेस होंगे जिनकी पनिशमेंट, ठीक है, एक वो वाले ऑफेंसेस होंगे जिनकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, ठीक है, या फिर डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और एक होगी जिनकी 10 साल से कम की पनिशमेंट. ठीक है, अभी इसमें 10 साल और 10 साल से ज्यादा दोनों कवर हो रहे हैं. ठीक है, तो सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव 90 डेज. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 90 डेज है, और यहाँ पर दो पीरियड्स आएंगे. एक आ गया हमारे ये पास ये 60 डेज, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 30 डेज का. ठीक है, अब ये जो 60 डेज है, ध्यान से देखना, टोटल हमारे पास आ गए, ठीक, दो ऑफेंसेस आ गए. टोटल हमारे पास आ गया, एक तो ये 90 डेज का टाइम पीरियड, ठीक है, एक ये आ गया टोटल. टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 90 डेज. ठीक है, और ये किन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, जिनकी पनिशमेंट या तो 10 साल है या फिर 10 साल से ऊपर की है, या फिर डेथ इम्प्रिजनमेंट है, सॉरी डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. ठीक है, ये ऑफेंसेस की बात कर रहा है. इसमें क्या होता है, देखो टोटल हमारे पास 90 डेज है. 90 डेज के बाद जो डिफॉल्ट बेल का राइट है वो क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है. अगर 90 डेज में भी आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही तो 90 दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो अराइज हो जाएगा. और ये जो पहले 60 डेज हैं, इनमें से किसी भी 15 दिनों के लिए जो मजिस्ट्रेट है उनके पास राइट होता है कि वो जो पर्सन है, जो एक्यूज है, उसको इसके लिए रिमांड के लिए, यानी कि पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं. ठीक है, मतलब 60 दिन में से कोई भी 15 दिन, जैसे पहले 7 दिन हो गया, ठीक है, 7 दिन उन्होंने सपोज पुलिस कस्टडी में भेज दिया, उसके बाद 7 दिन उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया, उसके बाद फिर से 2 दिन उन्होंने पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया, फिर 4 दिन उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया. ऐसे करके टोटली 60 दिनों में से 15 दिन जो है अक्यूज को पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं भेजा जा सकता. यानी कि 60 दिन में से यहाँ पर 60 दिन में से 15 दिन भेजा जा सकता है. ठीक है, और बाकी के आई थिंक जो 45 डेज हैं उनमें उनमें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा. लेकिन ये 15 दिन कौन से होंगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट. ये साथ ही के 15 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, या बीच में करके भी 15 दिन हो सकते हैं, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते. और ये 30 डेज में सिर्फ जुडिशियल कस्टडी ही हो सकती है, पुलिस कस्टडी नहीं होती. ठीक है जी. अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है कि ये जो 15 दिन है, इसमें से उन्होंने 15 दिन ही भेजना है या उसमें से 8 ही दिन भेजना है, बाकी के सारा टाइम जुडिशियल कस्टडी में रखता है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 15 दिन लिखा है तो 15 दिन भेजना ही पड़ेगा. कब भेजना है, कितना भेजना है, भेजना भी है या नहीं भेजना है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट. लेकिन इसमें आपको बात क्या याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, ठीक है, कि यहाँ पर बात की जा रही है एक तो 90 दिन की, ठीक है, 90 डेज की, किन ऑफेंसेस के लेके, जो ऑफेंसेस या तो डेथ की पनिशमेंट दे रहे हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा की. ठीक है जी. और टोटल कितनी आ रही है, यहाँ पर 90 डेज आ रहे हैं. यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 डेज की टाइमलाइन, कि 60 डेज के अंदर अंदर 15 दिन, किन्हीं भी 15 दिनों में उस पर्सन को भेजा जा सकता है इन द पुलिस कस्टडी, और बाकी का जितना टाइम होगा उसमें जुडिशियल कस्टडी, और बाकी के जो 30 दिन बचते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी. ठीक है जी. और 90 डेज के बाद, 90 डेज के बाद यहाँ पर उस पर्सन का क्या हो जाता है, डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. ठीक है जी. एक और चीज इसमें याद रखनी है कि जब भी मजिस्ट्रेट एक्यूज को पुलिस कस्टडी में भेज रहा है, तो अगर फर्दर डिटेंशन देनी है तो उस पर्सन को, जो भी एक्यूज होगा, उस पर्सन को इन प्रेजेंस देनी होगी अपनी प्रॉपर कोर्ट में, मतलब कि थ्रू वीडियो
ऑडियो वीडियो जो भी कॉलिंग होती है, ठीक है, वीडियो कॉल वगैरह से फर्दर जो डिटेंशन है वो इंक्रीज नहीं की जा सकती। जब भी किसी अक्यूज को पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा तो उस पर्सन को प्रेजेंट करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर फर्दर डिटेंशन, ठीक है। इसका रीजन ये है कि वो जो मारपीट वगैरह करते हैं उस चीज के लिए, उस चीज को चेक में रखने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पर्सन को पेश करना पड़ता है, ठीक है जी। और अगर जुडिशियल कस्टडी है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, आप थ्रू ऑडियो वीडियो भी जो उसकी डिटेंशन है वो इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। ये आ गया उन केसेस में जहां पर पनिशमेंट ज्यादा है। नाउ देयर आर केसेस जहां पर पनिशमेंट 10 साल से कम की है, ठीक है। जहां पर 10 साल से कम की पनिशमेंट है वहां पर 60 दिन का टोटल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 60 दिन के बाद जो डिफॉल्ट बेल का राइट है वो अराइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें से पहले जो 40 डेज है, पहले जो 40 डेज है उसमें किन्हीं भी 15 दिनों में पुलिस कस्टडी में पर्सन को भेजा जा सकता है और बाकी के जितना टाइम है उसमें जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है। अब अगेन सेम ही चीज है कि 15 दिन वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे शुरू के 15 दिन हो जाए, ठीक है, चाहे बीच बीच में से कोई भी 15 दिन हो गए, जैसे 2 दिन जुडिशियल कस्टडी, 2 दिन पुलिस कस्टडी, फिर हफ्ता जुडिशियल कस्टडी हो गई, ठीक है, फिर से 2 दिन पुलिस कस्टडी, कैसे भी करके 15 दिन टोटल जो है, 15 दिन से एक्सीड नहीं कर सकता ये जो पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये जो बचे 20 डेज, ये 20 डेज में सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी होगी, ठीक है जी। दोबारा से बताऊं तो 90 डेज हमारे पास आगे किन ऑफेंसेस में जहां पर पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर कितनी है 10 इयर्स और 10 इयर्स से ज्यादा, ठीक है। दोनों ही चीजें कवर हो रही है, 10 साल भी कवर हो रहा है, 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है वो भी कवर हो रही है, ठीक है। 90 डेज है, टोटल हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, 60 दिन इधर, ठीक है, और यहाँ पर 30 दिन आ जाएंगे, ठीक है। 60 दिन में से किसी भी 15 दिन में उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है और ये वाला जो टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है जी। और यहाँ पर जहां पर भी 60 डेज है, 60 डेज कहाँ पे है, किन केसेस में है, जहां पर जो पनिशमेंट है वो 10 साल से कम की है, ठीक है ना, और 10 साल लेस देन 10 ईयर, ठीक है। वहां पर हमारे पास आ गया एक ही 40 डेज, ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास 20 डेज, ठीक है। 40 डेज में से किन्हीं भी 15 दिन, 15 दिन के लिए उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है, बाकी का जितना भी टाइम पीरियड होगा यानी कि 25 डेज उसमें उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। ये 15 दिन कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये 20 डेज तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी के हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अभी आप दोबारा से उसको पढ़ोगी, यू विल गेट, आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पोटेंशियल क्वेश्चन पक्का बनेगा, लाइक मेरे को लगता है कि 90% क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज इसको पढ़ लेना ध्यान से। सो फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल और इन पार्ट्स at any time during the initial 40 days or 60 days, 40 days किस केस में आ गए, जहां पर 60 डेज आ जाएंगे, और 60 डेज किस केस में आएंगे, जहां पर 90 डेज, ठीक है, but out of detention period of 60 days or 90 days as the case may be as provided in subsection 3, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to magistrate having such a jurisdiction. Clear? Now, magistrate may authorize the detention of the accused person beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person custody in the subject for the total period exceeding 90 days where the investigation relates to an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of 10 years or more. 60 days where the investigation relates to any other offense. ठीक है जी। यहाँ पर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज कहाँ कहा गया है, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी होगी, जो पुलिस कस्टडी है वो 15 दिन के अंदर अंदर की ही होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी भी भेज सकता है मजिस्ट्रेट जहां पर उनको लगे कि एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये जो कस्टडी है ये पुलिस कस्टडी नहीं होगी, ये फिर जुडिशियल कस्टडी ही होगी, ठीक है जी। और उस केस में भी 90 दिन से ज्यादा नहीं होगा जहां पर ये वाले ऑफेंसेस है, और 60 दिन से ज्यादा नहीं होगा जहां पर ये वाले, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो अराइज हो जाएगा, ठीक है जी। And on the expiry of the said period of 90 or 60 days as the case may be, the accused person shall be released, shall है यहाँ पर, if on bail if he has prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provisions of chapter 35 for the purposes of that chapter. No magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him, ठीक है। वही चीज मैंने बोली कि अगर पुलिस कस्टडी में है तो जितनी देर तक उस पर्सन को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा
तब तक फर्दर कस्टडी नहीं मिलेगी। इन द फर्स्ट टाइम के लिए भी और सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, जितने टाइम तक भी पुलिस की कस्टडी में है वो पर्सन, उस पर्सन को लाना ही पड़ेगा। But the magistrate may extend further detention in judicial custody on protection of the accused either in person or through AC audio video electronic means. No magistrate of the second class, यहाँ पर बात हो रही है JM2C की, ठीक है जी, not specially imparted this by the high court shall authorize detention in the custody of police, ठीक है। तो JM2C पुलिस की कस्टडी में नहीं भेज सकता जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा उनको स्पेशली क्या ना किया जाए, ऑथराइज। नाउ दो एक्सप्लेनेशन आ गए हमारे पास। That for the avoidance of doubt, it is hereby declared that notwithstanding the period of expiry of the period specified in subsection 3, the accused shall be detained in custody for so long as he does not furnish bail। देखो ये क्या कह रहा है कि भले ही टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाए लेकिन उसको बेल फर्निश करनी पड़ेगी। जब तक वो बेल लगाएगा नहीं तब तक उसकी बेल, ये नहीं है कि वो आके उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसको अपनी बेल जो है वो फर्निश करनी पड़ेगी, बेल लगानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही उसको जो है उसका डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो उसको एक्सरसाइज कर पाएगा, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन 2, इसमें बस यही लिखा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने या नहीं हुआ है, वो कैसे प्रूव किया जा सकता है, बाय सिग्नेचर। तो जब भी अक्यूज्ड को लाया जाता है कोर्ट में, उसके सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं, तो वो सिग्नेचर किस लिए किए जाते हैं, प्रूव करने के लिए कि हाँ उस पर्सन की जो प्रोडक्शन थी वो हुई थी कोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वुमेन under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of remand home। मतलब कि अगर 18 साल से कोई छोटा है तो उसकी फिर कस्टडी कहाँ पे होगी, रिमांड होम में होगी या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में होगी, ठीक है। women की बात करी गई है। Provided further that no person shall be detained otherwise than in police custody, under police custody or in prison under judicial custody or a place declared as prison by the central government or the state government। मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि दिस इज प्रिजन, दिस इज पुलिस कस्टडी, दिस इज फॉर जुडिशियल कस्टडी, सिर्फ उन्हीं जगह पे कस्टडी की जा सकती है। इसके अलावा कहीं पर भी पर्सन की कस्टडी जो है वो नहीं की जा सकती, मतलब उस पर्सन को कहीं और नहीं रखा जा सकता, ठीक है। नाउ सेक्शन सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, notwithstanding anything contained in subsection 1 to subsection 5, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, may where a magistrate is not available ट्रांसमिट टू द, अच्छा यहाँ पर बात क्या हो रही है, ईएम के पास लेके जाने की, ठीक है। कि जहां पर भी मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस की में हम जो है ईएम के सामने भी उस पर्सन को पेश कर सकते हैं। नॉर्मली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उनको भी जेएमआईसी के सामने, जेएमडीसी के सामने भी तभी किया जाता है जब उसको हाई कोर्ट के द्वारा ऑथराइज किया हो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई छोटी स्टेट्स होती है तो वहां पर इतने ज्यादा मजिस्ट्रेट होते नहीं है, तो एक दो भी है अगर वो, और वो भी मान लो छुट्टी में है, नहीं अवेलेबल है, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी उस पर्सन को लेके जाया जा सकता है। लेकिन जो ये ईएम है यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो टोटल कस्टडी किसी भी पर्सन की 7 दिन की दे सकता है, यानी कि एक्यूज्ड को 7 दिन की जो कस्टडी है उसमें भेज सकता है। इससे अबव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती, ठीक है। अगर 7 दिन जब भी एक्सपायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने ही जो भी एक्यूज्ड है उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, where the magistrate is not available, transmit it to the nearest executive magistrate on whom the powers of magistrate have been conferred, a copy of the entry in the diary here and after specified relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate, and thereupon such executive magistrate may, for reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days इन द एग्रीगेट, ठीक है। टोटल 7 डेज होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार 7 डेज उसके बाद फिर से 7 डेज, टोटल नहीं, सॉरी एग्रीगेट होने चाहिए, मतलब टोटल, ठीक है। And on the expiry of the period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by magistrate। तो अगर ईएम ने यहाँ पर 7 दिन का दे दिया, ठीक है, 7 डेज की कस्टडी में भेज दिया, अब अगर उसके बाद मजिस्ट्रेट आकर ये कस्टडी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस केस में उस पर्सन को फर्दर कस्टडी में रखा जा सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सटेंड नहीं हो पाया तो फिर उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द बेल।
ठीक है जी. एंड वेयर इन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द अक्यूज्ड पर्सन वाज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर मेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन इन अकाउंट इन कंप्यूटिंग द पीरियड इन सबसेक्शन 3. ये तो बेसिक ही है कि अगर मजिस्ट्रेट फर्दर कर भी रहे हैं तो ये जो पीरियड है ये नहीं है कि ये तो ईएम ने किया था मैंने नहीं किया था तो वी विल नॉट काउंट दैट, इसको भी काउंट किया जाएगा. ठीक है जी. प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit it to the nearest judicial magistrate the records of the case. बाकी जो भी रिकॉर्ड वगैरह होंगे वो फर्दर जो है वो भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. A magistrate authorized under this section detention in the custody of the police shall record its reason for doing so. बस ये तो है आ गया कि रिकॉर्ड करेंगे reasons. Any magistrate other than chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of his order with his reasons to the, मतलब कि अगर तो सीजीएम करे तो वो फिर खुद को थोड़े अपनी कॉपी जो है वो भेजेंगे, लेकिन अगर कोई भी और मजिस्ट्रेट यानी कि जीएमआईसी वगैरह कर रहे हैं तो फिर वो अपने रीजंस वगैरह जो भी है अपना सारा कुछ वो सीजीएम को भेजेंगे. ठीक है. इफ एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट एज समन केस. ठीक है जी. The investigation is not concluded a period of 6 months from the date on which the accused was arrested. क्या यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जिसको एज अ सम्मन केस जो है वो ट्राई किया जाता है. ठीक है. जब आप आगे पढ़ोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको एज अ सम्मन केस, वारंट केस ऐसे ऐसे करके ट्राई किया जाता है. ठीक है. तो जो भी केसेस एज अ सम्मन केस ट्राई किए जा रहे हैं, अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है सपोज वो 6 महीने तक कंप्लीट नहीं की है तो मजिस्ट्रेट जो है उनके पास राइट होता है कि दे कैन मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन into the offense unless the officer making the investigation satisfy the magistrate that for special reasons and in the interest of the justice continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary. मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास राइट होता है कि अगर पुलिस कस्टडी कोई भी ऐसा केस है जो सम्मन केस है, ठीक है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है मान लो 6 मंथ से हुई जा रही है कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा कि आप अब बस करो, बंद करो, आपसे नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन. वो क्या करेगा, ऑर्डर दे देंगे कि स्टॉप द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. लेकिन अगर ये पुलिस जो भी है, जो भी आयो ऑफिसर वगैरह वगैरह है, अगर वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दे देर आर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल रीजन जिसकी वजह से वो 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके पास राइट है कि वो ऑर्डर कर दे सकते हैं कि बंद करो इन्वेस्टिगेशन, बस हो गया. ठीक है ना. जहां पर भी ये ऑर्डर दिया गया है बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जहां पर भी ऑर्डर दे दिया है मैजिस्ट्रेट ने into an offense has been made under subsection 9, session judge may, if he satisfied on the application made to him or otherwise that further investigation into the offense out to be made, vacate the order made under subsection 9 and direct further investigation to be made into the offense subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify. देखो हुआ क्या, सेक्शन 9 में या सी सेक्शन 9 हमको क्या कहता है कि जहां पर भी मजिस्ट्रेट को लगे कि ये जो केस है एज अ सम्मन केस, ये जो है इनको इसको ट्राई किया जा रहा है, ठीक है, एज अ सम्मन केस किसी केस को ट्राई किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट को अगर लगे कि 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक भी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो तो कंप्लीट हुई ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के पास राइट होता है कि दे कैन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि बस होगी जितनी इन्वेस्टिगेशन होनी थी अब बंद करो. ठीक है. यहाँ पर ये हमें क्या कह रहा है, सबसेक्शन 9 कह रहा है. नाउ यहाँ पर ये ऑर्डर तो आ गया, लेकिन अब जो पुलिस ऑफिसर है, जो भी आयो है, अगर वो कह रहा है कि नहीं यार, मतलब ऑफकोर्स वो बैठ नहीं गया, वो उसके पास रेमेडी है कि वो सेशन जज के पास, कहाँ पे दी गई ये रेमेडी, सबसेक्शन 10 में दी गई है. सबसेक्शन 10 में दी गई है कि वो क्या कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है सेशन जज को. ठीक है. और अगर सेशन जज को वो सेटिस्फाई कर देता है दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नीडेड है, तो जो सेशन जज है उनके पास राइट है कि ये जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने किया था उसको वो क्या कर देंगे, वैकेट कर देंगे, यानी कि खारिज कर देंगे और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ऑर्डर क्या कर देंगे, दे देंगे. ठीक है जी. ये हमें सेक्शन सबसेक्शन 9 और 10 कह रहे हैं. नाउ मूविंग टू, अरे मेरा बेयर एक्ट हिल गया. सो हियर वी हैव, ठीक है. नाउ 188 report of investigation in subordinate police officer. So where an subordinate police officer has made investigation, देखो हमने क्या कहा था कि जो अगर इन्वेस्टिगेशन कोई सुपीरियर ऑफिसर नहीं करा तो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कह सकता है कि तुम जाके जो भी इन्वेस्टिगेशन करा है वो कर दो. तो जहां पर भी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है अंडर दिस चैप्टर, ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट. तो जो भी रिजल्ट वगैरह होगा वो किसको देगा, अपने जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको दे देगा. ठीक है जी. नाउ
release of accused person when एविडेंस डेफिशिएंट। देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमारे पास देखो दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहला तो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी मान लो कोई एविडेंस नहीं मिला, तो बहुत कम होता है, पुलिस कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके एविडेंस ढूंढ ही लेती है, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पर इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी एविडेंस नहीं मिले, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास 189 सेक्शन आ जाएगी, उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। So if upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to the magistrate, and such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond or bail bond, as such officer may direct to appear if and when required before a magistrate empowered to take cognizance of the officer on police report and to try the accused to committed for trial। देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, जब भी इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ऑफिसर ने तो दो चीजें आएंगी, या तो एविडेंस मिल जाएंगे या एविडेंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर तो एविडेंस नहीं मिले तो 189 में फिर उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा बाय बेल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो भी यहाँ पर बेल बॉन्ड कौन भरवा रहा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भरवा रहा है। तो ये एक लौती ऐसी सेक्शन है जहां पर नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के बाद भी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके पास राइट है उस पर्सन को रिलीज कर देने का ऑन पब्लिशिंग अ बेल बॉन्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेक्शन 189 का कह रहा है कि अगर प्रॉपर एविडेंस वगैरह मतलब ढूंढने की कोशिश करने के बाद भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं मिला, तो उस केस में फिर वो पर्सन क्या कर सकता है, वो ये मतलब ऑफ कोर्स जस्टिफाई ही नहीं कर रहा कि वो क्यों फॉरवर्ड करेगी उसको मजिस्ट्रेट को, तो फिर बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूटिव करा के उस पर्सन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है जी। ये हो गया जहां पर एविडेंस वगैरह नहीं मिले। और जहां पर एविडेंस मिल गए, if upon investigation under this chapter it appears to the officer in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground is apposite, such police officer shall forward the accused under custody to magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for a trial, ठीक है। तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर मतलब कॉग्निजेंस वगैरह मजिस्ट्रेट ले लेंगे एंड एक्यूज को ट्राई करेंगे, कमिट करेंगे। इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द एक्यूज्ड इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, अगर बेलेबल ऑफेंस है जो एक्यूज्ड है वो सिक्योरिटी वगैरह दे रहा है, ठीक है जी, तो फिर सिक्योरिटी वगैरह लेके उसको छोड़ दिया जाएगा। पेरेंट्स की जो डेट है वो फिक्स कर दी जाएगी कि आप यहाँ पे आ जाना। प्रोवाइडेड दैट इफ एक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी, और अगर कस्टडी में वो है नहीं तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सिक्योरिटी वगैरह उससे ले लेंगे कि जब भी आपको पेरेंट्स के लिए बुलाया जाएगा आप आ जाओगे मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है जी। Now, when the officer in charge of police station forwards an accused person to magistrate or takes security for his appearance before such magistrate in this section, he shall send to such magistrate any weapon। अगर कोई वेपन मिला उस पर्सन से, कोई और आर्टिकल मिला जो मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहिए, तो वो उस मजिस्ट्रेट के सामने उनको भेज देंगे, ठीक है। एंड shall require the complainant so many of the persons who appear to such officer to be acquainted, और जो भी persons होंगे जो कि acquainted है with the facts and circumstances of the case उनको भी सामने पेश कर दिया जाएगा। to execute a bond to appear before the magistrate as thereby, मतलब कि जो भी विटनेसेस वगैरह होंगे, जो भी पर्सन होंगे, जो कंप्लेनेंट वगैरह है, जो भी एक्वेंटेड है विद द सर्कमस्टेंसेस, उनको भी कहा जाएगा कि आप बॉन्ड वगैरह फर्निश कर दोगे, जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आओगे, ठीक है। If the court of the chief judicial magistrate is mentioned in the bond, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial provided reasonable notice। मतलब ये सीजीएम वगैरह क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं केस अपने जो भी छोटे वाले मजिस्ट्रेट्स हैं उनको। The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy to one of the persons जिनके भी सामने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, वो पर्सन क्या करेंगे, कॉपी वगैरह डिलीवर कर देंगे, ठीक है। देन आगे हमारे पास सेक्शन 191, complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to subject to restraint। तो क्या कह रहा है, बेसिकली विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जा रही है कि जो भी विटनेसेस होते हैं उनको अननेसेसरी रिस्ट्रेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि आप आओ, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को साथ में कंपनी करने की जरूरत नहीं है। तो नो कंप्लेनेंट और विटनेसेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट shall be required to accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security for his appearance other than his own bond, provided if any complainant or witnesses refuse to attend or to execute a bond, ठीक है। provided कि जो complainant है वो witness है वो मना कर रहा है कि मैं bond वगैरह execute नहीं करूंगा, जो section 190 में कहा गया है, officer in charge of police station may forward him
इन कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, फिर वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि उन्हें डिटेन वगैरह कर सकता है अंटिल ही एग्जीक्यूट सच बॉन्ड और अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। कब तक? यहाँ तो जब तक केस की हियरिंग जो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक यहाँ फिर जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देते। नाउ डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर बात की जा रही है, मैं आपको बोला था कि दो डायरीज जो है वो रखी जाती है, एक होती है जीडी, एक होती है सीडी। इन्हीं डायरीज की बात यहाँ पर सेक्शन 192 में की गई है। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शेल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and the statement of the circumstances ascertained through his investigation. तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? डायरी की। Statement of witnesses recorded during the course of investigation under section 180 shall be inserted in the case diary. ठीक है, diary referred to in subsection 1 shall be volume duly paginated, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। Any criminal court may send for the police diaries of case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो डायरी है इसको एज एन एविडेंस यूज नहीं किया जाता, सिर्फ एड के लिए फॉर इंक्वायरी और ट्रायल के लिए यूज किया जा सकता है। Neither the accused nor his agent shall be entitled to call for such diaries, ना ही तो accused ना ही उनके एजेंट्स जो है उनको वो डायरीज के लिए वो entitled होते कि आप हमको दिखाओ आपने क्या क्या किया है, ठीक है। नॉट शेल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट, ठीक है, ना ही सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट को रेफर की गई है तो वो entitled है उसको देखने के लिए। बट इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, बट अगर पुलिस ऑफिसर ने यूज किया है मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए और द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 164 जो है फिर वो अप्लाई हो जाएंगी इस पे, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलान पेश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पुलिस रिपोर्ट हो रही है, चलान पेश हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक 183 है, एक 180 181 में चलो है, एक 187 है, एक 193 है, ये सारी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शेल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले, कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट की जाएगी बिना अननेसेसरी डिले के। इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, जो भी इन्वेस्टिगेशन है सारे ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इनके बारे में, और अंडर सेक्शन 468 10 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो, ठीक है, शेल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months, वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, ठीक है, भूलना मत। 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन, देखो बाकी यहाँ पे दो चीजें दी है, ठीक है। पहला क्या कहा है कि नॉर्मल जितने भी केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो सकती है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है इनकी 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जितनी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जो भी मजिस्ट्रेट है जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है जो कॉग्निजेंस लेने वाले ऑफेंस का, a report in the form of the state as the state government by rules provide, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट यानी कि चलान पेश करेगा, तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? नेम्स ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द पर्संस हु अपीयर टू बी एक्वेटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, whether an offense appears to have been committed and if so by whom, whether the accused has been arrested, whether the accused has been released on his bond or bail bond, whether the accused has been forwarded in custody under section 190, whether the report of medical examination of the women has been attached, अगर जहाँ पर ये सेक्शुअल ऑफेंसेस है वहां पर, ठीक है, फिर वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आ जाएगा। सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिवाइस, सॉरी, पुलिस ऑफिसर शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन के पीरियड के अंदर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय एनी मींस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द इन्फॉर्मेंट टू द विक्टिम, ठीक है। मतलब कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नया इन्होंने ऐड किया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर होगा वो 90 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा प्रोग्रेस किसको? इन्फॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट को, जो भी कंप्लेंट वगैरह लेके आया था कि ये चीजें हमारी जो है वो हो चुकी है, ठीक है। ऑफिसर शेल आल्सो कम्युनिकेट, the officer shall also communicate in such manner as the state government by rules provide the action taken by him, ठीक है, वो also communicate करेगा कि क्या क्या एक्शन उसने लिए हैं। the person if by any whom the information relating to the commission of the offense was the first given, मतलब informant को, ठीक है। जहां पर भी superior officer of police station has been appointed the section 177, the report shall in any case in which the state government by general or special order so direct
सेक्शन 177 किस बारे में बात करता है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाती है, ठीक है ना। तो जब भी सुपीरियर ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो भी सुपीरियर ऑफिसर है पुलिस का अपॉइंट किया गया है जैसे सेक्शन 177 में, तो वो ही पर्सन जो है वो क्या करेगा, रिपोर्ट वगैरह जो है वो सबमिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया व्हेनेवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड इन दिस सेक्शन दैट द अक्यूज हैज बीन रिलीज। देखो यहाँ पर बात हो रही है बेलेबल ऑफेंसेस की, कि जहाँ पर भी बेलेबल ऑफेंसेस में अगर किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो उनको पता होगा कि जो भी पुलिस वगैरह में बॉन्ड भरे जाते हैं, वो बॉन्ड के बाद वो बॉन्ड जब कोर्ट में जाते हैं तो वो बॉन्ड रिलीज हो जाते हैं और दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बॉन्ड है वो वगैरह भरना पड़ता है, ठीक है। सो व्हेनेवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड इन दिस सेक्शन दैट द अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, मजिस्ट्रेट उन बॉन्ड्स को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, और अदरवाइज एज ही थिंक्स फिट, ठीक है जी। When such report is in respect of a case to which section 190 applies, 190 क्या कह रहा है कि जहां पर एविडेंस मिल चुके हैं, सफिशिएंट एविडेंस मिल चुके हैं, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगी अलॉन्ग विद रिपोर्ट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स उनको मिले हैं, ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रोपोजेस टू रिलाई, ठीक है, जिन पे भी प्रोसिक्यूशन प्रपोज करना चाहती है, रिलाई करना चाहती है, अदर देन दोस ऑलरेडी सेंट टू मजिस्ट्रेट, अगर उनमें से कुछ मजिस्ट्रेट आपको ऑलरेडी भेजी है तो वो अलग बात है, नहीं भेजी है तो फिर वो भेजेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन सेक्शन 180, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं 180 में, विटनेसेस की वो जितनी रिकॉर्ड की होंगी, लिखी होंगी, रिड्यूस की होंगी, वो सब भी भेज देंगे, ठीक है जी। If the police officer is of the opinion that any part of such statement is not relevant, अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये जो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है इतना रेलिवेंट नहीं है, क्या रेलिवेंट नहीं है कि वो एक्यूज्ड को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। 193(7) वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। 193(7) में क्या है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, ठीक है, कि ये जो एक्यूज्ड, ये जो विटनेस की स्टेटमेंट है ये एक्यूज्ड को हमें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये जो स्टेटमेंट है इसको अलग से रख लो। क्यों? क्योंकि देखो जब भी ये जितना भी जो भी है ये सारा चालान वगैरह वो पेश कर रहे हैं, इसकी कॉपी तो ऑफकोर्स एक्यूज्ड के पास जाएंगी ही जाएंगे, ठीक है। अगर एक्यूज्ड के पास नहीं जाएंगे तो हाउ विल ही वो अपना डिफेंस कैसे रखेगा, ठीक है। तो ये जो कॉपीज है ये तो एक्यूज के पास जानी ही है, तो एक्यूज के पास कॉपीज जानी है, तो उस टाइम पे अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक्यूज के पास नहीं जानी चाहिए, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑल, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है आप इसको मत कॉपीज में डालो, बाकी चलो जैसे आपकी मर्जी है ना। तो he shall indicate that a part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making a such a request। लेकिन ये भी चीज याद रखना कि ये मजिस्ट्रेट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट कर दी है तो वो फिर नहीं देगा, ये डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अगर पुलिस ऑफिसर को अगर मजिस्ट्रेट को लगे या कि हाँ ये सही है तो फिर वो स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। Subject to the provisions contained in subsection 7, the police officer investigating the case shall also submit such number of copies to the police report along with other documents duly indexed to the magistrate for supply to the accused as required in the section 230। तो ये कॉपीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। Provided that supply of report and other documents by electronic communication shall be considered as duly served। अगर ई कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप भेज रहे हो तो वो ड्यूली सर्व ही आना चाहिए कॉपीज को। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of foreign offense after a report under subsection। यहाँ पर क्या बात आ रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, कि एक बार चालान यानी कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी है, होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ठीक है। सो नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस। और अच्छा एक और चीज याद रखना, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी जो है वो ऑफ कोर्स दी जाती है टू मजिस्ट्रेट, और उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो होती है उसको हम ये कहते हैं। देखो जब पुलिस ऑफिसर ये सबसेक्शन पढ़ो क्लियर हो जाएगा। Nothing in this subsection shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report in the subsection 3 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge of police station obtains further evidence oral or documentary, he shall forward to the magistrate further report or reports regarding such evidence in the form of the state government by rules provide, ठीक है। Shall so far as may apply
in relation to such report or reports as they apply in relation to report forward under subsection 3, provided that further investigation during the trial may be conducted with the permission of the court trying the case, and the same shall be completed within a period of 90 days. ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, which may be extended with the permission of the court. ठीक है जी, देखो सेक्शन सबसेक्शन हमारा क्या कह रहा है कि जब भी पुलिस ऑफिसर, पूरे सेक्शन को समरी बता रही हूँ, कि जब भी पुलिस ऑफिसर अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन उनकी होती है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद एक पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट कह लो या फिर चालान कह लो, वो किसको पेश किया जाता है, टू मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसमें प्रॉपर सारा कुछ दिया होता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे वो रिलाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो सारी होती हैं, ठीक है, 180 के अंदर जो स्टेटमेंट्स हुई होती हैं विटनेसेस की वो सारी कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास 193(7), ये क्या कह रही है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये नहीं दिखानी चाहिए एक्यूज्ड को, हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये सही नहीं होगा, तो वो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट को कि देखो आप ये स्टेटमेंट जो है इसको आप पुलिस ऑफिसर को नहीं दो, मतलब इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए फ्रॉम द कॉपीज जो हमें एक्यूज्ड को देनी है। दैट इज कंप्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, वो चाहे तो उसको एक्सक्लूड करे और अगर उनको लगे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है तो वो एज इट इज भी उस कॉपीज को दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी केस में की जानी चाहिए तो वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके, जिनके पास भी राइट है, जिनके पास भी ज्यूरिसडिक्शन है, उस मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, और इसकी भी रिपोर्ट जो है जिसको हम सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कहेंगे वो पुलिस ऑफिसर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को सॉरी मजिस्ट्रेट को दे देंगे, ठीक है जी। उसमें भी वही सारी चीजें होंगी, अगर कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंट मिले हैं, फर्दर स्टेटमेंट्स मिली हैं, तो वो सारी जो है इसमें इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है जी, इतना है इसमें। नाउ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, इसको याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है जी। वैसे ये सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका सेक्शन नंबर और इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है, ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है जी। तो 3 सेक्शंस रह गए हैं हमारी, एंड देन वी हैव completed our BNSS too. So when the officer in charge of police station or some other police officer, specially empowered by the state government in that behalf, receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही हैं, जहाँ पर भी एक रीजनेबल सस्पिशन आ रहा है कि किसी और पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate, तो पुलिस को रिपोर्ट मिलेगी, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाएगा, who is empowered to hold inquest and unless otherwise required by any rule made by the state government or by any general or special rule of the state district or subdivision magistrate, shall proceed to the place where the body of such deceased person is there in the presence of two or मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन के सामने वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, कॉज बताएंगे डेथ का, ठीक है, बाउंस वगैरह डिस्क्राइब करेंगे, फ्रैक्चर्स हैं, ब्रूसेस हैं, कोई और मार्क्स वगैरह हैं वो बताएंगे जो भी बॉडी में मिलते हैं, स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और बाय व्हाट वेपन और व्हाट इंस्ट्रूमेंट सच मार्क्स अपीयर टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिस को रिपोर्ट मिलेगी कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सुसाइड हुई है, अगर उनको लग रहा है कि कोई सस्पिशन अराइज हो रहा है कि ये जो सुसाइड है ये सस्पिशन सर्कमस्टेंसेस हुई है, किसी और पर्सन ने कर दिया एज ए सुसाइड बता दिया है, तो पुलिस क्या करेगी, ईएफ को बुलाएगी, ठीक है, ईएम क्या करेंगे, इंक्वेस्ट होल्ड करेंगे, वहां पर वो प्रॉपर दो या दो से ज्यादा इनहेबिटेंट्स जो भी रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स हैं उनके सामने प्रॉपर इंक्वायरी वगैरह करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी डेथ का कॉज होगा वो बताएंगे, बाउंड्स क्या है, फ्रैक्चर्स ब्रूसेस क्या हुए हैं, कौन सा वेपन यूज हुआ है, ठीक है, किस वेपन के सारे होंगे, वो सारी चीजें जो है उसकी एक रिपोर्ट बना देंगे, ठीक है, वो जो रिपोर्ट है वो साइन की जाएगी बाय पुलिस ऑफिसर और जो जितने भी पर्सन वहां पे हैं उनके द्वारा, एंड शेल बी फॉरवर्डेड टू द डीएम, ठीक है, ईएम रिपोर्ट बनाएंगे, किसके पास जाएगी, डीएम के पास जाएगी या फिर किसके पास जाएगी, सब डिविजन के पास जाएगी विद इन 24 आवर्स,
ये टाइमलाइंस जो है इसको जरूर याद रखना। ठीक है, रिपोर्ट किसने बनाई, ईएम ने बनाई, किसके पास जाएगी, या तो डीएम के पास जाएगी या फिर एसडीएम के पास जाएगी, कितने टाइम में जाएगी, 24 आवर्स के अंदर अंदर ये जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। व्हेन द केस इन्वॉल्व्स अ सुसाइड बाय वुमेन विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि वो जो हाँ, the case relates to the death of women within 7 years of marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense in relation to such women. The case relates to death of the women within 7 years of marriage. Okay. There is any doubt regarding the cause of death, the police officer for any person considered expedient to do shall, subject to such rules as the state government may prescribe in this behalf, forward the body with a view to being examined. यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है, ठीक है, nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government if the state of the weather and the distance, बेसिकली वो क्या करेगा, पोस्टमार्टम के लिए जो उसकी बॉडी को भेज रहे हैं। ठीक है जी, किन किन केसेस में, इन किन केसेस में जहां पर 7 साल के अंदर अंदर मैरिज के उस पर्सन की जो है सुसाइड वगैरह डेथ, सुसाइड से डेथ वगैरह हो गई है। फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, नेमली, अब ये बताए हैं कि किन किन जो मजिस्ट्रेट है उनके पास राइट है, एम्पावर है टू होल्ड इंक्वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, किन किन के पास है, एक तो डीएम है, एक एसडीएम है और एक क्या है, ईएम है। ठीक है जी, ईएम कब है, जब उसे स्पेशली एम्पावर किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम। ठीक है जी, the following magistrates are empowered to hold inquest, namely any district magistrate, sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government or the district magistrate. ठीक है जी, अब part 2 summon persons. A police officer receive proceeding under section 194 may by order in writing summon 2 or more persons aforesaid for the purpose of said investigation, and any other person who appears as to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than the questions to which answers he would have a tendency to expose him। मतलब कोई भी ऐसे आंसर, देखो 194 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई, उसके बाद अगर उनको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए विटनेसेस की जरूरत है या दो से ज्यादा पर्सन को वो बुला सकते हैं कि आओ इन्वेस्टिगेशन हमारी, इसमें हमारी मदद करो। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन जिन भी लोगों को पता है उनको ट्रूली जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने पड़ेंगे, अनलेस वो क्वेश्चन जो उनको क्रिमिनेट करने हैं, ठीक है, वो नहीं बताएंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उनको जो पूछा जाएगा वो ट्रूली बताया जाएगा। ये भी सेम है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो 15 साल से छोटा है, 60 साल से ज्यादा की उम्र का है, या फिर इन्फर्म है, मेंटली फिजिकली डिसेबल है, टेम्परेरी या फिर एक्यूट इलनेस की वजह से, तो फिर उसको नहीं बुलाया जाएगा, वहां पे जाया जाएगा जहां पे वो पर्सन डिसाइड कर रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर, अगर वो खुद से आना चाहता है तो फिर वो आ सकता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था 179 180 पे। ठीक है, इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर जो भी फैक्ट्स वगैरह है वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो पर्सन को रिक्वायर नहीं किया जाएगा कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट अटेंड करो। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, यहाँ पर बात हो रही है कस्टोडियल डेथ की। ठीक है, यहाँ पर so when the cases of the nature referred to in clause 1 or 2 of subsection 3 of section 194, nearest magistrate empowered to hold inquest shall in any other case mentioned in subsection 1, any magistrate so empowered to hold an inquiry into the cause of death or in addition to the investigation held by the police officer and if it does so shall all the powers in conducting which would have been holding an inquiry into offense। ठीक है, ये चलो हो गया। यहाँ पर कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है कि जहां पर भी कोई पर्सन मर जाता है या डिसअपियर हो जाता है या फिर रेप अलेज होता है टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन while such person or women is in the custody of the police or in any other custody authorized। ठीक है, मतलब कि किसी भी वुमेन का रेप हो गया, उसकी डेथ हो गई, कब, जब वो कस्टडी में है और पुलिस ऑफिसर या किसी भी ऑथराइज पर्सन की कस्टडी में है, तो वहां पर फिर मजिस्ट्रेट कहना चाहेंगे कोर्ट। ठीक है, इन एडिशन टू द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस एन इंक्वायरी शेल बी हेल्ड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच इंक्वायरी shall record the evidence taken by him in connection therewith any manner hereafter specified according to the circumstances of the case. Whenever such magistrate considered expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to be disinterred or examined। मतलब कि वही पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी भेजा जा सकता है। जब भी इंक्वायरी की जा रही है बाय द मजिस्ट्रेट शेल व्हेनेवर प्रैक्टिकल इन्फॉर्म द रिलेटिव्स। ठीक है, तो रिलेटिव्स वगैरह के जो भी डिसीज हैं उनका अगर नाम वगैरह जो भी पता है उनको वो बता देंगे। ठीक है, और अलाउ करेंगे उनको कि उस टाइम पे वो प्रेजेंट रहे जब इंक्वायरी हो रही है। मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जो भी इंक्वायरी वगैरह होल्ड कर रहे हैं अंडर सबसेक्शन 2 शेल विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ
a person forwarded the body with the view to examine. हाँ ये आ गया हमारा पोस्टमार्टम वगैरह का फिर से ठीक है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रिलेटिव मींस पेरेंट चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर एंड स्पाउस ठीक है जी इतना हो गया आपका क्लियर हो गया 180 170 फोर से हमने 196 तक की सारी सेक्शन कर ली है अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में पूछ लेना ठीक है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आपके पास मेरा टेलीग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आप देख लेना एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बीएनएसएस कंप्लीट हो गया है नाउ वी विल मूव टू आवर माइनर लॉ ठीक है जो आई थिंक 4-5 दिन में हो जाएंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर प्लेलिस्ट ठीक है जी सो थैंक यू